थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब जो है वो एक सिंपल भाषा में मैं इसको ये समझाऊं तो ये दो वर्ड से मिला है। एक होता है थर्मो जिसको हम कहते हैं हीट, और डायनेमिक्स मतलब होता है इसको इस्तेमाल कैसे करें, ठीक है ना। स्पेशली गैसेस के केस में हम हीट को कैसे मूव करेंगे, हीट को कैसे ट्रांसफर करेंगे, उसके बारे में इस सेक्शन में इसको समझना है, ठीक है ना। मतलब हमें हीट सप्लाई करना है किसी सिस्टम को, और हमें चेक करना है कि सिस्टम उस हीट के साथ क्या करता है, उसको किस तरीके से वो मूव कर रहा है, उसकी बात करें। तो इसमें सबसे पहला जो आता है बेटा, पहला है फर्स्ट लॉ होता है, इसको कहते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये एक कॉन्सेप्ट होता है बेटा। इसका मतलब क्या है, जरा इसको समझें। ये हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये, इसको हम ये भी कहते हैं, इसको दो नाम से जानते हैं। इट गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट पे थोड़ी सी बात करता है। दूसरा इसको ये भी कहते हैं बेटा, इट गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब एक्चुअली में थर्मल मतलब होता है हीट, इक्विलिब्रियम मतलब होता है मूव नहीं करना, या फिर जितना आना उतना ही जाना। ध्यान से सुनो जो मैंने कहा बेटा, जितना आना। एक तो होता है नहीं मूव करना, उसको स्टैटिक्स कहेंगे। डायनेमिक्स इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि आ भी रहा है और जा भी रहा है। जैसे सपोज करो आपके पॉकेट पे 100 रुपीज है, आपने 100 रुपीज में से 50 खर्च कर, शाम को फिर 50 आपको मिल गए, तो आपके पास टोटल जो पैसे वो 100 ही बचे बेटा। कोई इनकम नहीं हुई, कोई चेहरे पे खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन इक्विलिब्रियम ही, हीट एक्सचेंज हुआ, जितना गया उतना वापस आ गया। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे डायनेमिक वर्ड इस्तेमाल किया गया। डायनेमिक मतलब ऑफ कोर्स टोटल हीट कंजर्व्ड है, बट वो मूव कर रहा है। एक होता है कि हीट आप लेके 100 रुपीज आपके पॉकेट में लेके घूम रही थी, तो यूज करो उसको। तो यहाँ पे हीट को यूज करना मेन सेंस यहाँ पे ये है कि थर्मोडायनेमिक्स में हीट को हमें इक्विलिब्रियम में रखना है, बट वो मूव करके रखना है। तो जीरो थ्रो ये समझाता है कि आखिर किसी दो बॉडी के बीच में अगर हीट ट्रांसफर की वैल्यू जो हमें दिख रहा है, नेट चेंज इन हीट अगर जीरो है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उस दोनों बॉडी के पास हीट कांस्टेंट है। इसका मतलब ये भी होता है कि जितना ए बी को हीट दे रहा है, बी उतना ही ए को हीट दे रहा है, दोनों का एक्सचेंज कर रहे हैं बराबर, इसलिए दोनों के बीच में कोई भी चेंज ऑफ हीट नहीं टेक्स प्लेस हुआ। ये इसका कॉन्सेप्ट। तो इसको हम ये कहेंगे यहाँ पे, यहाँ से पता चलता है। इसका स्टेटमेंट क्या है उसके बारे में बात कर लूं मैं, ये क्या प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ देखो, इसका स्टेटमेंट ये है कि अगर हम बात करते हैं किसी भी दो बॉडी का, ठीक है ना, लेट टू बॉडी या लेट क्या कहेंगे, इसको स्टेट ही कह दो। ये हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि कैसे हम थर्मल इक्विलिब्रियम को इस्तेमाल करेंगे, या फिर इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। इफ ये भी एक it state that if two body A and B are separately in thermal equilibrium with another body C, ये रहा। अगर दो बॉडी ए और बी हैं जो किसी तीसरे बॉडी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, then they are also in thermal equilibrium with each other. मतलब अगर दोनों बॉडी सेपरेटली किसी तीसरी बॉडी सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो वो भी आपस में दे आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, आपस में ये भी होंगे। ये इसका मतलब। अब यहाँ पे सबसे पहली बात हमें ये समझने की कोशिश करने पे थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का अगर मैं मतलब आपको समझाऊं तो इसको हम नोट करके ऐसे लिखेंगे कि अगर कोई बॉडी, इसको ऐसे समझें, इफ टू बॉडी, अगर कोई भी दो बॉडी दे रखा है, टू बॉडी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम with each other, thermal equilibrium with each other। अगर कोई भी हम ऐसी बात कर रहे हैं each other, इसका मतलब then they must have
must have same temperature। इसका मतलब दोनों का टेम्परेचर की वैल्यू सेम टेम्परेचर है दोनों को, ये इसका समझ। इसको आप उल्टा भी कह सकते, अगर आप ये कहते हो कि दो बॉडी, अगर दोनों बॉडी की टेम्परेचर सेम है, इसका मतलब हुआ कि दोनों बॉडी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम। तो चाहे इसको दो तरीके से बोल सकते हैं। पहला कॉन्सेप्ट कि टू बॉडी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, पहली कंडीशन मींस दे हैव द सेम टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा, मतलब इफ टू बॉडी हैव द सेम टेम्परेचर दे आर मस्ट इन थर्मल इक्विलिब्रियम। कहना चाहते हैं दैट इज इफ A and B are in thermal equilibrium, in thermal equilibrium, thermal equilibrium। इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं यहाँ पे, अगर देखो ये A है, ये B है, इसने जितना यहाँ से हीट ट्रांसफर किया उतना ही हीट इसने B ने A पे ट्रांसफर किया, सेम कंडीशन। ये इसका हीट है बेटा जो आपस मिला। इसीलिए अगर इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, अगर ये A है और ये B है, तो दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, ये इसका मतलब। अब आते हैं बेटा जीरोथ लॉ क्या कहना चाहता है। जीरोथ लॉ ये कह रहा है, ये सेम कंसेप्ट केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स में बिल्कुल बिल्कुल नहीं, लेकिन वहां पे जीरोथ लॉ तो कॉमन है, जीरोथ लॉ वहां पे कॉमन होगा बेटा, लेकिन वैसे जो है कॉन्सेप्ट जो है, केमिस्ट्री पूरी थर्मोडायनेमिक्स नहीं कवर की जा सकती यहाँ पे, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। पूरी केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे कवर नहीं होगी, यहाँ पे आधी पोर्शन तक कवर है, जहां तक फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ हमारी लास्ट है और वहां पे फर्स्ट लॉ से स्टार्ट है, ध्यान रखें। तो 50% कवर कर सकते हैं, बाकी सारे कॉन्सेप्ट अलग हो जाते हैं। खैर यहाँ तक बेटा दूसरी कंडीशन। अब इसी चीज को मैंने कहा एक्सप्लेनेशन की बात करें, एक्सप्लेनेशन ऑफ जीरोथ लॉ। ये क्यों कहना चाहता है बेटा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स डायनेमिक्स, इसके लिए हम ये करेंगे बेटा यहाँ पे कि ऐसे कंडीशन में फटाफट सबसे पहली जो बात होगी वो ये होगा कि थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हम तीन बॉडी लेंगे। एक ए होगा, यहाँ पे तीन बॉडी हमारे पास, एक ए है, इसका टेम्परेचर T1 है, ये ए है। दूसरी बॉडी बी है बेटा, जिसकी हम यहाँ पे बात करेंगे, ये एक बॉडी बी है और इसका टेम्परेचर T2 है। तीसरी बॉडी जो है बेटा वो सी है और इसका टेम्परेचर T3। स्टेटमेंट क्या कह रहा है? स्टेटमेंट ये कह रहा है बेटा कि अगर ए और सी सेपरेटली आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, अगर जितना टेम्परेचर यानी कि सी का है उतना ही टेम्परेचर अगर ए का है, देखो ध्यान से, ये है ए सी और सी ए का एक्सचेंज, यानी कि सी T1 इज इक्वल टू T3 है, ये इस बात का मतलब है। वैसे बी भी अगर सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, ये रहा यहाँ पे, इसको लिखेंगे हम यहाँ पे T2 इज इक्वल टू T3, ये एक इक्वेशन बन गया, ये दूसरा इक्वेशन बन गया। अब दोनों को ध्यान से देखो, दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, तो हम ये कह सकते हैं सिंस T1 इज इक्वल टू T3 है, T2 इज इक्वल टू T3 है। इससे क्या प्रूफ होता है कि T1 इज इक्वल टू भी T2 होगा, यानी कि दोनों ए और बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, ये इसका मतलब है, या फिर ये इसका, ये इस स्टेटमेंट का मतलब है जिसके बाद, ठीक है। यानी कि T1 इज इक्वल टू, जो हमें प्रूफ करना था यही था, या जो स्टेटमेंट इस बात को ही कह रहा है कि हाँ T1 इज इक्वल टू T2 के इक्वल होगा, ये हो गया जीरोथ लॉ, जिसको हम कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर का नाम। ओके, यस सर। चलो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए इस चैप्टर में यही फर्स्ट लॉ है, जिसको समझना है और इसके प्रोसेस, ठीक है ना। क्योंकि इसका रीजन है जो सिंगल लाइन पहला सेंटेंस में लिखूंगा मैं, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसीलिए मैंने कहा ना ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये हमें समझाता है बेटा। देखो इसका स्टेटमेंट कैसा है, इट स्टेट दैट, ध्यान से देखो एक एक वर्ड इसमें ध्यान रखना, इट इज सेड दैट amount of heat given to a system, given to a system
अब देखो, साइंस कहता है कि किसी भी सिस्टम को आपको हीट नहीं देना है, उसको डेल्टा क्यू से लिखते हैं पहले तो, और किसी भी सिस्टम को हीट नहीं देना है। इसके बाद वाला सेंटेंस देखो, विच इज कैपेबल टू परफॉर्म द वर्क, कैपेबल टू परफॉर्म द वर्क, परफॉर्म द वर्क। मतलब ये हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप उसी सिस्टम को हीट दो जो सिस्टम काम कर सकता है। जो सिस्टम काम नहीं करेगा उस पे फर्स्ट लॉ अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इसलिए इसका मतलब say that amount of heat given to a system which is capable to perform the work is used into two parts। वो दो हिस्से में इस्तेमाल हो, टू पार्ट्स। कौन कौन सा? फर्स्ट पार्ट ऑफ एनर्जी is used to change its internal energy, change its internal energy। एक पार्ट तो उसके इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में खर्च हो जाएगा, जिसको हम लिखेंगे, जिसका साइन था डेल्टा यू। एंड जो दूसरा पार्ट है आपका, एंड सेकेंड पार्ट ऑफ हीट सप्लाइड, जो आपने दिया है, of heat supplied is used to perform the work, is used to perform the work। ये इसका मतलब perform the work। मतलब जो भी आप किसी सिस्टम को देंगे वर्क डन, परफॉर्म द वर्क डन, जो भी आप उस सिस्टम को हीट देंगे जो सिस्टम काम कर सकता है, वो भी सारा का सारा हीट वर्क में परफॉर्म नहीं कर सकता। उसके भी दो हिस्से होंगे, पहला कुछ पार्ट इंटरनल एनर्जी में और कुछ पार्ट वर्क में, दो हिस्से में खर्च होगा, जिसके बात करें। क्लियर? ये इसका मतलब। यहाँ देखो बेटा, सबसे पहले जो चर्चा पे फर्स्ट लॉ में ये समझाता है कि डेल्टा क्यू की जो वैल्यू है वो डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू देखो। डेल्टा यू यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन है, और डेल्टा क्यू हीट सप्लाइड है। हीट सप्लाइड है है ना, ये यहाँ पे हीट सप्लाइड टू ए सिस्टम है जो हम दे रहे हैं, या फिर सिस्टम आपको हीट दे रहा होगा। आप देंगे तो पॉजिटिव, सिस्टम देगा आपको तो नेगेटिव, वो हम साइन स्कीम की बात करेंगे। डेल्टा यू का मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होगा, डिक्रीज होगा तो नेगेटिव होगा। डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू, इसको कहते हैं वर्क डन, वर्क डन। अब ये भी प्लस माइनस हो सकता है, और मेनली केमिस्ट्री और फिजिक्स में सबसे बड़ा इसी पे डिफरेंस है, बस इसी का साइन स्कीम केमिस्ट्री में अपोजिट होता है और फिजिक्स में अपोजिट। क्लियर? तो इसका ध्यान रखना है, और वो क्यों होता है मैं भी समझाऊंगा। पहले आप इसको नोट करो, फिर मैं साइन स्कीम की बात करूँ, फिर इस पर चर्चा करेंगे। एक जगह ठीक से यहाँ देखो, अब हम बात करें साइन स्कीम। साइन स्कीम सिस्टम में कौन कैसा साइन रिटेन करेगा और किसके बारे में बात करेंगे उसकी बात करें। तो सबसे पहला साइन स्कीम था, यहाँ देखो, पहले डेल्टा क्यू के बारे में। When heat given to a system, या heat supplied to a system, then delta Q जो है is taken as positive and vice versa, taken as positive and vice versa। मतलब ये हो गया कि अगर आपने सिस्टम को हीट दिया, given to a system, तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव, और अगर सिस्टम ने हीट आपको दिया, मतलब हीट गिवन बाय द सिस्टम इज टेकन एज ए नेगेटिव। ये बिल्कुल वैसे है जैसे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक होता लगता है। हीट आप दो या सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करे, एक ही बात होता है। तो अगर कोई सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है तो डेल्टा क्यू की वैल्यू पॉजिटिव होती है, जब वही सिस्टम हीट इवॉल्व करता है बेटा तो डेल्टा क्यू नेगेटिव। तो ये बिल्कुल सेम है। आप इसको हीट सिस्टम के थ्रू हीट एब्जॉर्ब की बात कर लो या अपने थ्रू बात करोगे, क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स में एक्सटर्नल कॉन्सेप्ट था, तो हम कहेंगे हमने हीट दिया, तो जो हम सिस्टम को हीट देंगे वो पॉजिटिव होगा, जब सिस्टम हमें हीट देगा तो नेगेटिव होगा। दूसरी कंडीशन है वो है इंटरनल एनर्जी के बारे में। अब हम बात करें इंटरनल एनर्जी को कैसे डील करें।
तो इसके लिए बेटा हमने कहा सेकेंड पॉइंट, इफ टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम, अगर सिस्टम की टेम्परेचर जो है वर्क डन के ड्यूरिंग इंक्रीज हो रहा है, if temperature of system is increases, अगर ऐसा है, then डेल्टा यू की वैल्यू जो होती है बेटा, डेल्टा यू टेकन एज पॉजिटिव, उसको हम पॉजिटिव लेंगे, एंड वाइस वर्सा, ये रहा। मतलब अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो डेल्टा यू पॉजिटिव, अगर टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो डेल्टा यू की वैल्यू नेगेटिव, ठीक है ना। तीसरी चीज जो हमें ध्यान रखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, उसकी हम बात करेंगे वर्क डन। यहाँ देखो, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये रहा बेटा, वर्क डन ऑन द सिस्टम टेकन एज ए नेगेटिव, एंड वाइस वर्सा, नेगेटिव एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर आपने सिस्टम पे काम किया, अगर आपने काम किया तो आप उसकी वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे, इसीलिए उसकी वर्क डन नेगेटिव हो। अगर सिस्टम में खुद काम किया, उसमें एक्सपेंशन अगर है तो वर्क डन पॉजिटिव। इसका मतलब यही चीज केमिस्ट्री में जाकर के बिल्कुल अपोजिट हो जाती है। वहां पे वर्क डन ऑन द सिस्टम इज टेकन एज ए पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन एज ए नेगेटिव। ये इसका मतलब, तो ये इसका साइन स्कीम हो गया जिसके जरूरत पड़ेगी। अब हम बात करेंगे कि हमें कौन कौन से थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के बारे में बात करना है, उसके बारे में बात करना है। तो हमें यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स मतलब आप हीट जो सप्लाई करेंगे वो प्रोसेस के अंदर करेंगे, क्योंकि मैंने कहा कोई भी मशीन ऐसा नहीं है, मैंने कहा ना 2 पार्ट पे खर्च होगा, तो कौन कितना पार्ट होगा ये हमें समझना पड़ेगा। किस तरह के सिस्टम हम यूज कर सकते हैं प्रैक्टिकली, उसके बारे में बात करना है। तो हमारे पास 4 प्रोसेस होते हैं। पहला है आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल, ये रहा, ये पहला प्रोसेस। दूसरा होता है एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। और तीसरा होता है बेटा, तीसरा है आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। और चौथा जो है बेटा, उसको मैं यहाँ लिखूं, फोर्थ जो है उसको लिखेंगे आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, ये 4 प्रोसेस है जो थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ को फॉलो करना होता है। फर्स्ट लॉ तो खैर सबको फॉलो करना पड़ेगा। इस प्रोसेस से हम चेक कर सकते हैं, इस प्रोसेस में हम देख सकते हैं कैसे कैसे हीट सप्लाई करना है, कैसे कोई सिस्टम इसको इस्तेमाल करता है, वो सारी कंडीशन यहाँ से डिस्कस करना है 1 बाय 1। तो करेंगे आइसोथर्मल, याद आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो नाम में ही इसका कॉन्सेप्ट है, आइसो मतलब होता है सेम, थर्मल मतलब हीट या टेम्परेचर कह सकते हैं। मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जहां टी की वैल्यू हमेशा सेम या फिर कांस्टेंट रहेगा, एक ऐसी प्रोसेस जहां पे टेम्परेचर की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है। और अगर ऐसा हुआ तो डेल्टा यू की वैल्यू 0 हो जाएगी, डेल्टा यू की वैल्यू 0, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो डेल्टा यू पॉजिटिव, टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो डेल्टा यू नेगेटिव, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यू कांस्टेंट रहेगा, इसलिए डेल्टा यू की वैल्यू 0। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इससे ये पता चलता है थर्मोडायनेमिक्स, हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि ऐसे कंडीशन के अंदर जो डेल्टा क्यू की वैल्यू होगी वो डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है। ये तो 0 हो गया, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू जो होगा डेल्टा डब्ल्यू के इक्वल होगा। बस फर्क ये है कि वर्क डन हमेशा जूल में होता है और हीट हम कैलोरी मेजर करते हैं, इसलिए इसको इसीलिए इसको हम इस तरीके से मेजर करेंगे, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन जे, जे से डिवाइड करते हैं। अब जे क्या है, जे को हम कहते हैं यहाँ पे, जे को कहते हैं जूल मैकेनिकल इक्विवेलेंट। मतलब इसका काम सिर्फ ये है कि ये जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करता है, इसीलिए इसकी वैल्यू जो होती है वो होता है 1J इज इक्वल टू 4.2 जूल पर कैलोरी। तो ये J की वैल्यू है, जहां पर जरूरत है उसको लिख देंगे, J की जगह पर ये मेंशन करेंगे। इससे क्या होता है
कि किसी भी यूनिट जो जूल में है ना, चूंकि वर्क डन हमेशा ऐसा उसकी जूल होती है, हीट की भी ऐसे जूल ही होती है, लेकिन इसको हम जनरली कैलोरी में दिखाते हैं जैसे। ठीक है, अब यहाँ ये तो हीट को लेकर के बात। तो जब भी वर्क डन हमें पता होगा, अब देखो वैसे जैसे में वर्क डन मान लो दे रखा है 42 जूल आ गया, तो हमें उसको अगर हीट सप्लाई निकालना है तो हम वहां पे लिखेंगे 42/4.2, इसके लिए 10 कैलोरी आ जाएगी, बस इतना ही फर्क है। वैसे तुम जूल में लिख सकते हो, लेकिन हीट को हम जनरली कैलोरी में लिखते हैं। ठीक है ना, या अगली कंडीशन। अब इस एक पहला ऐसा प्रोसेस है जहां पे जितना तुमने हीट दिया सब वर्क डन में कन्वर्ट हो गया, मतलब इसकी एफिशिएंसी 100%। प्रैक्टिकली ऐसी कोई सिस्टम पॉसिबल नहीं है जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। इसलिए ऐसे प्रोसेस होते हैं, इसके बारे में कही जाएगी यहाँ पे, देखो ध्यान से, आप कुछ टर्म्स हम यूज कर रहे हैं, इसलिए हम बेटा पहली बात इसके बारे में कहेंगे, इट इज इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस। इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस, स्लो प्रोसेस, ये रहा इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस, मतलब ये फास्ट हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें 100% एफिशिएंसी है। तो ऐसे प्रोसेस सिस्टम में अगर होंगे तो बहुत स्लो हो, इनफाइनाइटली स्लो एग्जिस्ट करें। ठीक है ना, तो अब अगर प्रैक्टिकली ये टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है ना कि कोई भी सिस्टम 100% प्रैक्टिकली हम ऐसे देखो, हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन आइडियली ऐसा कॉन्सेप्ट होगा। जैसे तुम ये सोचती है कि तुमसे कोई अगर 100 रुपीज दे दे, तो हम जैसे सोर्स और सिंक हमेशा ऐसे उम्मीद करते हैं जिसकी जो आइसोथर्मल को प्रोसेस करे। सोर्स का मतलब तुझे मम्मी या पापा वो पसंद है जिससे तुम जितने पैसे मांगे वो देते रहे और हमेशा मुस्कुरा के दे, और एक बार भी ना पूछे। मतलब कोई भी उनमें कोई हीट चेंज की बात ही नहीं, कुछ कहना, तूने कहा मम्मी 500 दे दिया, 1000 दे दिया और मुस्कुरा के दे दिया। ऐसा, हाँ, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट इन्फिनिटी। ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, हम ऐसा ट्रीट करते हैं। ठीक है ना, यहाँ देखिए, एस इज इक्वल टू, तुमसे कहोगे आइसोथर्मल का काम क्या है, तो यही काम है कि हम इसी को सोच करके सोर्स या सिंक बनाते हैं। ठीक है ना, अरे भगवान हम क्यों मानते हैं, देखो मदर फादर को कुछ 2 बार मांगी मम्मी बुरा मान जाएगी, भगवान से तू एक ही चीज 2000 मांग ले, बुरा मानते हो आकर के, गदा मारे हनुमान जी का, नहीं मार सकते बेटा। तो इसलिए उनको हम कहते हैं आइसोथर्मल स्पेसिफिक हीट की इन्फिनिटी। इसलिए मम्मी से आज मांगी कि आज मिलता है, भगवान से आज मांगे पता नहीं कब मिलेगा, तुझे पता नहीं, हो सकता है मिले और नहीं मिले, क्योंकि वो इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस। फास्ट तो मम्मी से हो सकता है ना, कोई तूने मम्मी से कहा कि मम्मी ये चाय मम्मी तुरंत दे दी। अगर मंदिर में जाके बैठ गई कि भगवान आप खाना दोगे तभी मैं खाऊंगी, तो फिर यकीन करो मैं ये नहीं कह रहा नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे ये पता नहीं कि तुझे कब मिलेगा। यस, ठीक है, चलो, इट इज इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस। ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे, इसीलिए स्पेसिफिक हीट की वैल्यू यहाँ पे देखो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस, ऐसे कंडीशन एस की वैल्यू जो होती है उसके बारे में आइसोथर्मल में हम कमेंट कर सकते हैं इस तरीके से, एस की वैल्यू जो होती है वो होता है डेल्टा क्यू डिवाइड बाई एम इंटू डेल्टा टी, ये रहा, और ये 0 है, इसका मतलब स्पेसिफिक हीट की वैल्यू इन्फिनिटी। मतलब आप यहाँ जितना भी हीट सप्लाई कर दो, टेम्परेचर की वैल्यू आप कभी चेंज नहीं कर सकते, सिस्टम के स्पेसिफिक हीट की इन्फिनिटी का ही मतलब है। या उल्टा कह सकते हो, आप उससे कितना भी हीट ले लो फिर भी उसके टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, नहीं आएगा। ठीक है ना, ये क्लियर। तो हम हमेशा जो सोचते हैं ना सोर्स, आगे जाके हम जब सिस्टम बनाएंगे, मशीन बनाएंगे, तो उसको दो चीजें, एक सोर्स होता है, दूसरा सिंक होता है। तो तुम चाहते क्या है, पहले कि तुझे पापा ऐसा मिले कि जो तुम मांगे उनसे मिल जाए, और अगर ऐसा होता है तो भगवान को भूल जाएगी, पहली कंडीशन, क्योंकि सब कुछ लेते थे तो भगवान क्या रहता। और दूसरा तो सिंक, उसका भी खासियत है कि उसको हम जितना भी हीट देना टेम्परेचर में कोई फर्क ना पड़े। हम सारे कूड़े जो है बाहर ही तो फेंकते हैं, घर में कौन कूड़ा रखता है बेटा, और बाहर को कहते हैं सराउंडिंग पूरी। तुझे पता है ना कि ठीक है बाहर कूड़ा घर थोड़ी है, तू चाहती कि मेरे कूड़ा फेंकने से क्या फर्क पड़ता है, एक काम कर, अपने मकान में कमरा लॉक करके उसमें कूड़ा फेंक के दे, क्या फर्क पड़ता है। तो तुम्हारे यहाँ तो फर्क पड़ेगा, लेकिन सराउंडिंग में कहते नहीं जी, उसको बोलते हैं सिंक, कि हम कुछ भी उसको दें कोई ना बोले, ठीक है ना। स्पेसिफिक हीट की इन्फिनिटी होती है। ऐसे कंडीशन में जो प्रेशर होगा, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन, हम आइसोथर्मल की बात कर रहे हैं, प्रेशर वॉल्यूम जो रिलेशन होगी इस कंडीशन में, वो जो होगा P इंटू वी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी। इसीलिए हम कहेंगे कि ये गैसेस लॉ यानी कि बॉयल्स लॉ को ओबे कर रहा है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। आइसोथर्मल प्रोसेस जो है वो बॉयल्स लॉ को ओबे करता है, हम यहाँ पे उसके बारे में कह सकते हैं ओबे बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, बिल्कुल ये बॉयल्स लॉ को फॉलो करेगा।
ठीक है, चलो नोट करो इसको, याद है। आपने कहा पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मतलब होता है कि आप ये कहना चाहते हैं प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रोपोर्शनल टू बी। इनवर्सली, ठीक है ना। यानी कि इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसे ग्राफ होगा, प्रेशर बॉयज वर्सेस लॉ भी सर यही कहता है। आइसोथर्मल। बॉयज लॉ बेटा बिल्कुल सेम, सारी कंडीशन सामने देखिए बेटा, ये रहा, इसको कहते हैं एक्सपेंशन, गैस एक्सपेंड हो रहा है, और यहाँ पे जो बेटा वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, इसलिए इसको एक्सपेंशन कहेंगे। ये V2 है और ये V1 है, और इसको कहेंगे आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ग्राफ जो है वो धसा हुआ ग्राफ क्यों है, उसके बारे में कोई अगर आपसे पूछता है कि ऐसा क्यों है, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे स्लोप, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। कैसे हम निकालेंगे इसको देखेंगे। स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व जो होता है, इसको हम कहेंगे यहाँ पे, मतलब m, और m की वैल्यू होती है dp/dv, इसको mi कहो तो ज्यादा अच्छा होगा। तो हम स्लोप की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे, जिसको हम tan थीटा के इक्वल लिखते हैं, तो देखो tan थीटा को ही स्लोप कहते हैं, स्लोप को हमने mi से रिप्रेजेंट किया, i फॉर आइसोथर्मल, m फॉर स्लोप, और इसको dp/dv से कैलकुलेट करते हैं। देखिए आगे क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करो, ये तुम्हारे पास है pv इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसको डिफरेंशिएट कर दो, ये हो जाएगा p प्लस v dp इज इक्वल टू 0, यानी कि हम इसको लिखेंगे v dp इज इक्वल टू माइनस p dv, और dp अपॉन dv की वैल्यू को लिखेंगे माइनस p अपॉन, ये है स्लोप की वैल्यू, इसको हम कहते हैं, इसको लिखेंगे mi के इक्वल, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, यानी कि mi इज इक्वल टू माइनस p अपॉन v, उसी को हम tan थीटा से लिखेंगे। तो देखो एक्सप्लेनेशन कैसा होगा, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल हमेशा नेगेटिव है, और अगर स्लोप चूंकि mi की वैल्यू 0 से छोटी है, tan थीटा की वैल्यू 0 से छोटी होगी, थीटा की वैल्यू हमेशा 90 से बड़ी होगी। मतलब इस ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकालो, किसी भी पॉइंट पे, आप किसी भी पॉइंट पे इस ग्राफ पे, जैसे मान लो ये एक पॉइंट है, यहाँ पे हमने स्लोप निकाला, ये रहा, इसका जो एंगल होगा ये थीटा हमेशा 90 से बड़ा होगा, इसीलिए ग्राफ स्टीप है, धसा हुआ बेटा, हेंस पीवी ग्राफ जो होगा, हेंस इसलिए कहेंगे, हेंस P वर्सेस V जो ग्राफ है, ग्राफ इन आइसोथर्मल, इन आइसोथर्मल, इसीलिए वो धसा बेटा, थर्मल इज स्टीपर। अगर आपसे कोई पूछता है एक्सप्लेनेशन कि आइसोथर्मल ग्राफ धसा हुआ क्यों है, उसका जवाब यही है क्योंकि स्लोप नेगेटिव है, tan थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी होगी, इसलिए ग्राफ धसा हुआ होगा। यही से एक टर्म्स और होता है जिसको हम लिखेंगे बल्क मॉडुलस, ध्यान से देखो इसको, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसकी वैल्यू जो होती है इलास्टिसिटी, इसको हम लिखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जी एडवांस में डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, इसको लिखेंगे हम, के जो होता है वो होता है माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी, यानी कि इसको लिख सकते हैं माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी इंटू वी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ बेटा, फॉर आइसोथर्मल, फॉर आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में आपने अभी कैलकुलेट किया था डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी की वैल्यू, ये रहा माइनस पी अपॉन वी, ये जो आपने यूज किया, ये इसकी वैल्यू, यानी कि आप ये कहेंगे के आई की वैल्यू जो होगा वो जाएगा माइनस पी अपॉन वी इंटू वी, ये वी से वी कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, पी के इक्वल, मतलब के आई की वैल्यू बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में प्रेशर के इक्वल होती है। अब सोचो कोई अगर गैस है उसकी बल्क मॉडुलस निकालनी हो एट एसटीपी, तो एसटीपी पे प्रेशर की वैल्यू 1 atm होती है, या इसको हम कहते हैं 1.01 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या उसको हम कहते हैं 100 किलो पास्कल। मतलब बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए गैस या ऑफ ए एयर इन आइसोथर्मल प्रोसेस एट एसटीपी, इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है पी के इक्वल, यानी कि 100 किलो पास्कल के। ये इसका कि हमें पता चला कि बल्क मॉडुलस की वैल्यू यानी कि KI की जो वैल्यू है वो P के इक्वल है, P मतलब प्रेशर। अब यहाँ देखो एट STP,
स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, P की वैल्यू जो होती है वो होती है 1 atm, 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं यहाँ पे ऐसे कंडीशन में अगर 1 atm की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू हमें पता होना चाहिए। यानी कि 1 atm को हम ऐसे ले सकते हैं, P इज इक्वल टू 1.0110 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको हम 100 किलो पास्कल भी कहते हैं। ये P की वैल्यू था, बस अलग अलग तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया। अब ये क्वेश्चन जो था वो जे एडवांस से पूछा गया था। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होती है ऑफ एयर एट एसटीपी कितना होगा, तो हम सीधा कह सकते थे के आई की वैल्यू जो होगी 100 किलो पास्कल। ठीक है ना, ये रहा, क्योंकि के आई की वैल्यू पी के इक्वल, ये इसका वापस आते हैं बेटा अगली कंडीशन। स्लोप की बात हो गई, बल्क मॉडुलस की बात हो गई, स्पेसिफिक की बात हो गई, वेरिएशन हो गया। अब हम ये देखना चाहते हैं वर्क डन कैसे निकालें, क्योंकि इसके बिना काम तो चलेगा नहीं। तैयार, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, थर्मल प्रोसेस। देखिए उसके बारे में क्या हम करें। तो हमें ये पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला जो होता है वो एक जो है बेटा यहाँ पे वर्क डन, यहाँ देखता है वर्क डन जो होता है एक्चुअली में, अगर हमें ग्राफ पता है तो वर्क डन इज इक्वल टू होता है एरिया ऑफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ। लेकिन समस्या क्या है, समस्या ये है कि हम यहाँ पे अगर देखें ध्यान से पीवी ग्राफ, ठीक है ना, कि वो तो तब है ना जब हमें एरिया निकालने आता हो। कितना अच्छा होता कि अगर ये ट्रायंगल होता, लेकिन आइसोथर्मल तो कभी ट्रायंगल बनाएगा नहीं। इसमें तो तुम खुद ही कह रहे हो कि इसका जो ग्राफ है वो एक कर्व होगा और वो भी धसा हुआ होगा। तो फिर वैसे कंडीशन में क्या करें, ऐसा ग्राफ बनेगा, आप ये कह रहे हो, और ये एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम बात करें तो हमें इसका एरिया निकाल। अब एक तो एरिया का सीधा फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नहीं है। इसी दिन के लिए इंटीग्रेशन सीखा था। ये P है, ये V है। हम क्या करेंगे, इसका एरिया कैलकुलेट करें, इस ग्राफ का एरिया। ये वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। स्मॉल पार्टिकल साइज। हाँ, तो एरिया के लिए क्या करते हैं, ऑफ कोर्स जब ऐसे कंडीशन दे रखा हो तो एक छोटा सा हिस्सा लेते हैं पहले, उसके लिए हम उसका एरिया निकालते हैं, यस, जिसको हम डीवी कहेंगे, ये जो पोर्शन है। और इस पे जो प्रेशर होगा वो P होगा, और इसका कैलकुलेट करके फिर पूरे के लिए इंटीग्रेट कर लेते हैं V1 से लेकर के V2 तक, जो इसके वॉल्यूम दे रखे। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P dV, छोटे से पोर्शन को निकाला, और V1 से लेकर के V2 तक हमने उसको इंटीग्रेट कर दिया, V1 से लेकर के V2 तक इंटीग्रेट, ये इसका काम। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा, सॉल्व करने के बाद उसकी वैल्यू जो आएगी बेटा वो आती है वर्क डन इज इक्वल टू W। अगर इसको हम A मान लें, इस पॉइंट को इसको हम B मान लें, तो वर्क डन फ्रॉम A टू B जो होता है उसकी वैल्यू, वर्क डन फ्रॉम A टू B उसकी जो वैल्यू होगी उसको लिखेंगे हम 2.30 वर्क डन फ्रॉम A टू B, 2.303 RT या फिर NRT log, और ये हो जाएगा V2 अपॉन V। अच्छा, आपकी मर्जी है, आप चाहो तो देखो क्या कर सकते हो, आप चाहो तो V2 अपॉन V1 की जगह पे P1 अपॉन P2 लिख सकते हो। कैसे, क्योंकि आपको पता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है। आप चाहो तो P1 अपॉन P2 को V2 अपॉन V1 यानी कि हो जाएगा वर्क डन फ्रॉम A टू B की वैल्यू जो होगी 2.303 NRT, और ये हो जाएगा लॉग, इसको लिखेंगे P1 अपॉन P2। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, और पहले वाला भी करेक्ट है बेटा। तो P1 आप इसमें से किसी फॉर्म में लिख लो, P1 अपॉन P2, दोनों ही करेक्ट है, ये भी और ये। ठीक है, यस। तो दोनों वक्त बाकी हम और भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला ये भी चलेगा, ये भी उतना ही करेक्ट है, और भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं इसमें। हमें अच्छे से मालूम है कि देखो मैं क्या कर सकता हूँ, PV इज इक्वल टू NRT होता है, तो हम चाहे तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 को NRT में लिख देंगे, और इससे भी इसकी वैल्यू को चेंज कर। फिलहाल ये दोनों ही वर्क डन के फॉर्मूले हो सकते हैं, और भी तो फॉर्म लिखता हूँ मैं, इसको नोट कर फॉर्मूले को ध्यान, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 जो होता है उसको हम NRT लिखते हैं। तो इसका मॉडिफिकेशन ये हो सकता है कि हम चाहें तो NRT के जगह पे P1 V1 के टर्म की बात कर सकते हैं।
मतलब हमारा फॉर्मूला जो होगा वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, मैं चाहूं तो इसको ले सकता हूँ 2.303 एनआरटी के जगह पे P1 V1 log V2 अपॉन P2 ये लिख सकता हूँ log V2, ठीक है ना। या वैसे बेटा मैं कह सकता हूँ यहाँ पे इसको मैं चाहूँ तो 2.303, वैसे बेटा इसको P2 V2 लिख सकता हूँ, और log अपनी मर्जी हम चाहें तो इसको P1 अपॉन P2 लिख सकता हूँ। तो ये सारे मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, ठीक है ना। बस इतना समझने के लिए काफी है कि सब जो सेंस है बेटा वही है, बस वैल्यू चेंज करना है, ठीक है। फॉर्मूला वही जो एक है बेटा उसी में मॉडिफाई करना है जो भी हम करें। ये भी एक अलग फॉर्मूला हो गया, एक ये भी फॉर्मूला अलग हो गया जिसकी हम बात कर सकते हैं, ठीक है ना, इसको भी देख सकते हैं। अब देखिए जैसे हमें वॉगडन का फॉर्मूला आ गया तो हमारे लिए आसान क्या है, आसान ये है कि अब हम हीट सप्लाइड की बात कर सकते हैं। हीट सप्लाइड जो होगा वो इसको लिए ऐसे लिखेंगे, डेल्टा क्यू जो होता है वो क्या होता है, ये ए टू बी जो भी आपने कैलकुलेट किया है अब उसको जे से बस डिवाइड कर दो। तो हीट सप्लाइड का भी फॉर्मूला इसमें से कोई भी हो सकता है, बस नीचे जे होगा। मतलब फॉर एग्जांपल हम डेल्टा क्यू को लिख सकते हैं 2.303 nRT log V2 अपॉन V1, log V2 अपॉन V1, यस इसको लिखेंगे log V2 अपॉन V1 अपॉन G, ये ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हीट सप्लाइड का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। ये है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना, ये इसके इंफॉर्मेशन।